हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 पूस की रात। तो जो प्रेमचंद की कहानी है इसमें ये है कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के पहले भारतीय किसान की अंग्रेज़ की शोषक परक नीति, जैसे अंग्रेज़ किसानों का शोषण करते थे तो उन नीतियों का और किसान उनकी नीतियों का शिकार था। इसीलिए उसका अधिकांश जीवन अभाव और गरीबी में गुजरता था। वह अपने प्रयास के बावजूद अपने परिवार की मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटा पाता था। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी भारतीय किसान की इसी तस्वीर को प्रस्तुत करती है कि अंग्रेज अपने शासनकाल में किस प्रकार से भारतीय किसान का शोषण करते थे। तो पूस की रात में ये कहा गया है कि जैसे निर्धनता सभी संकट की जननी है। अगर व्यक्ति निर्धन है, और सही बात है, पूस की रात में कहा जाए या कहीं भी कहा जाए तो वास्तव में है तो ऐसा ही कि गरीबी ही सभी परेशानियों की जड़ होती है और सभी परेशानियों को जन्म देती है। गरीब व्यक्ति ही परेशान रहता है क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। तो यहाँ पर दिया है कि हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, ये स्टोरी है कि सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं जिससे किसी तरह गला छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए है, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात की हार में किस हाल में गुजरेगी, मतलब माघ और पूस की रात कैसे गुजरेगी। अगर 3 रुपए हम दे देंगे तो कंबल नहीं ले पाएंगे। तो एक क्षण के लिए उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे। उसने कहा कि उसे कह दो कि फसल पर रुपए दे देंगे, लेकिन वह अपनी अनिश्चित दशा के लिए खड़ा रहा। हल्कू एक क्षण के लिए स्तब्ध सा हो गया कि मतलब फसल का तो इस समय कुछ पता आता नहीं रहता है कि जब फसल पकेगी तो क्या होगा, कैसा होगा। तो वह खड़ा रहा। उसने सोचा कि शायद मुन्नी दे दे। मुन्नी उसकी पत्नी का नाम था। पूस सिर पर आ गया है, बिना कंबल के कैसे। वो कहने लगा, जिद करने लगा कि दे दो, लेकिन उसने कहा कि पूस सर पे आ गया, किस तरह, बिना कंबल के नहीं हो सकता है। मगर सहना मानेगा नहीं। उसने कहा कि सहना मानेगा नहीं। सहना कौन था? ज़मींदार था गांव का। तो उसने कहा कि वो नहीं मानेगा, उसकी घुड़कियाँ सुननी पड़ेगी और जिससे अच्छा नहीं लगता है कि किसी की बात, तो इसलिए पहले किसी का कर्ज अदा कर दो। तो जो उसके नाम को उसका भारी भरकम, वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को गलत सिद्ध करता है। किसका? हल्कू का। हल्कू भारी बदन का तो है, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का है। तो स्त्री के समीप आता है और खुशामद करने के लिए दूसरा उपाय सोचता है। मतलब करके बोला कि ला दे, गला तो छूटे, कंबल तो बाद में भी आ जाएगा, कोई दूसरा उपाय सोच लेंगे कंबल के। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई, गुस्सा होकर दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात देगा जो कंबल खरीद लोगे? ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। मतलब पता नहीं कितना तुमने कर्ज ले लिया जो अभी तक हम अदा किए जा रहे हैं, लेकिन चुकने में। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? तुम खेती छोड़ दो, मर कर काम करो। तुम मजदूरी करो, खेती मत करो। और मजदूरी करने पर जो पैसे होंगे कम से कम अपने होंगे। खेती में ये होता है कि हम खेती भी करते हैं, किसी के खेत में काम करते हैं, और बाद में अंग्रेज़ के ज़मींदार उसकी हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता और बाकी पूरे अनाज ले जाता है। तो हम ऐसी खेती से बाज आए, हम खेती नहीं करेंगे और न मैं तुम्हें रुपए दूंगी। तो हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या तुम चाहती हो मैं गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या? तो मगर कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। मतलब फिर उसने सोचा कि हल्कू सही कह रहा है, और अगर हल्कू का तिरस्कार हो या उसका हो तो मानो भीषण जंतु की तरह उसे घूर रहा था। तिरस्कार मानो उसे अंदर से दबा रहा था। जाकर आले से रुपए उठाए, आले पर से रुपया, आला मतलब कोई अलमारी टाइप का था, तो लाकर हल्कू के हाथ पे रखा और कहा कि उसके पैसे दे दो और अब से खेती छोड़ दो और
मज़दूरी करूं, कम से कम मज़दूरी करोगे तो सुख से एक रोटी खाने को मिलेगी और किसी की धौंस नहीं सुननी पड़ेगी। धौंस मतलब डांट फटकार, और वह भी उसी में झोंक दो। ऊपर से धौंस मतलब जो अपनी मेहनत जो करते हो फिर पैसा भी उसी में झोंक देते हो, ऊपर से धौंस भी सुनते हो। तो कहा कि सुनते हल्कू ने रुपए लिए और किसी तरह बाहर आकर चला, अपना हृदय निकालकर मानो वो 3 रुपए दे रहा हो। मजदूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। आज वह निकले जा रहते एक एक पग के साथ, मतलब जैसे जैसे वो अपना कदम बढ़ा रहा था उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। दीनता मतलब गरीबी के भार से, कि मैं कैसा गरीब हूँ कि मैं कुछ नहीं बचा सकता, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सोच के पूस की अंधेरी रात, फिर पूस जाड़े की काली रात होती है, ठंडी रात। आकाश पर तारे भी ऐसे ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। उसमें पत्तों की एक छतरी के नीचे बसे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर मतलब ओढ़ने वाली जो चादर थी, ओढ़े पड़ा काँप रहा था। पतली सी चादर ओढ़े और खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुँह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। उसका कुत्ता था जो सर्दी से कूं कूं कर रहा था। एक को भी नींद नहीं है, मतलब जब ठंड से ना हल्कू को नींद आ रही थी और न ही कुत्ते को। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था कि घर में रह जाओ, लेकिन घर में जाओ, पुआल पर लेटा रह जा, लेकिन यहाँ क्या लेने आ गया? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी थोड़ी ना खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े चले आए मेरे पीछे। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई, कूं कूं करने लगा। वो एक तरह से मालिक को छोड़ नहीं सकता था। और उसने ताड़ लिया था कि मेरे कूं से स्वामी को नींद नहीं आ रही है। तब उसने हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ, मतलब अब जानवर भी था तो वो समझ गया था कि मेरी आवाज़ से उनको नींद नहीं है, मालिक को नींद नहीं आ रही। तब उसने कूं भी करना बंद कर दिया। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा कि इस तरह रहोगे तो ठंडे हो जाओगे। या कमबख्त पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रहा है। मतलब ये कमबख्त अब पछुआ हवा है, तो उसको कहा कि न जाने कहाँ से बर्फ़, ऐसा लग रहा था कि मानो उस हवा में बर्फ़ थी। तो अब किसी तरह उठूं और एक चीलम भरूं। उसने सोचा कि एक चीलम भर लूँ, चीलम पीते पीते रात काटूं, किसी तरह रात काटे। 8 चीलम तो पी चुका हूँ। खेती का भगवान कोई भरोसा नहीं है, जिसके पास जाड़ा जाए गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। मतलब इतनी उस टाइम सर्दी पड़ती थी। जो इस टाइम की बात कर रहा है 1857 के टाइम की, तो और या तो 1947 के पहले की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उस टाइम ऐसी ठंड पड़ती थी कि इतने बड़े बड़े मोटे लिहाफ भी किसी काम के नहीं होते थे। ऐसा लगता था जाड़ा भी उनसे गुजर नहीं पा रहा। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। अब वो अपने मन में सोच रहा था कि वाह है जो तकदीर कि इतनी मेहनत हम करते हैं और मज़ा अंग्रेज़ लूटते हैं, कितने आराम से सोते हैं। एक हम हैं कि ठंडे में पड़े रहते हैं। गड्ढे में ज़रा सी फिर आग जलाया और हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, अपने जबरा को भी कहा कि पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ ज़रा मन बहल जाता है। जाड़ा नहीं जाता, मन बहल जाता है। जबरा के मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई उस आँखों को उसने देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा लूँगी, जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे अपनी घुटनियों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू उसकी गर्म सांस से गर्माहट महसूस करने लगा। चीलम पीकर हल्कू और निश्चय करके लेट गया कि चाहे कुछ भी हो अब कि सो जाऊँगा, पर एक ही
में उसके हृदय में कंपन होने लगा। उसने सोचा कि अब चाहे जितना भी हो ये एक ही चादर, लेकिन अभी एक ही हल्की सी नींद लिया था कि उसके हृदय में ही, उसके दिल में मानो उसका हृदय कांपने लगा और इस तरह करवट लेता, कभी इस करवट कभी उस करवट, लेकिन उसे नींद न आती। अंत में उसने क्या किया, जबरा को अपने छाती में दबा लिया। किसी तरह जब नहीं रहा गया तो जबरा को गोद में छुपा लिया और कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे बर्दाश्त कर रहा था और उसे उसी में सुख का अनुभव कर रहा था कि थोड़ी ठंड से तो राहत मिल रही है, इसलिए कि उसके पास कंबल नहीं था। तो उधर उसे महीनों नहीं मिला। जबरा शायद मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि यही उसका स्वर्ग है और हल्कू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को ही इतनी तत्परता से कोई गले लगाता हो जिस प्रकार से हल्कू ने जबरा को लगाया। वह अपनी दीनता से आहत न था, वह आज अपनी दीनता से आहत न था जिसने शायद उसे इस दशा में पहुंचा दिया, न ही इस अनोखी मैत्री से जिसने उसकी आत्मा को के सब द्वार खोल दिए। उसका एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। बस उसे ये लग रहा था कि आज जबरा ही उसका एकमात्र मित्र है और उसमें उसे स्वर्ग दिखाई दे रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई और उस विशेष आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा हो गई, इसलिए कि जानवर जब किसी आहट को पाते हैं तो चौकन्ना हो जाते हैं और हवा के ठंडे झोंकों को वो उसकी आत्मीयता तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वह उसके पास नहीं आया। हार मान के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता, मतलब एक क्षण के लिए बुलाने पर आ तो जाता लेकिन फिर दौड़ के भाग जाता, मानो उसके मन में किसी तरह के अरमान उछल रहे हों। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया, मतलब शीत इतनी जैसे कि आग धधकती है वैसे ठंडक धधकने लगी। हल्कू उठ बैठा, घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को छुपा लिया, फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो सारा रक्त जम गया हो और धमनियों में रक्त की जगह बर्फ बह रही हो। उसने झुके आकाश की ओर देखा। कितनी रात बाकी है, सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है, मतलब एक ही पहर बीता है, इसलिए कि पहले लोग जल्दी सो जाते थे, इसलिए रात कटती थी। तो कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर छुपा बैठा है। उसके पास के अरहर खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ू बनाकर सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ बढ़ा। जबरा ने उसे जाता देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब भी नहीं रहा जाता, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर लाते हैं, आग तापें, फिर सो जाएंगे, अभी तो बहुत रात है। तो इस प्रकार से अब आधी स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।